मैं आपको इम्तिहान में भी नहीं डालूंगा कि आप हमारे मोहतरम कुलीग डॉक्टर शेर अफन साहब, जिनको हम उस्ताद भी कहते थे और जो इस असेंबली के रूह रवां होते थे, उनसे कुछ हमने सीखा है। और ख़ास तौर पर जब मैं पंजाब असेंबली में था तो हमारे बुजुर्ग राना फूल मोहम्मद खान, जो शायद एक स्कूल में भी नहीं गए थे लेकिन बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन थे, और जो उनसे सीखा हमने पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम, तो वो आज तक शायद मेरे किरदार में शामिल है। और फिर नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जैसे बुजुर्ग जो इस असेंबली में जब बोलते थे तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी और जो अदब और आदाब, उनसे सीखे। और फिर मैं खुशकिस्मत हूं कि 1993 की असेंबली में जब मैं आया तो मैंने वो हाउस देखा जिसमें हम इन 2 सीटों पर नहीं आया करते थे। हम जूनियर MNAs थे, पिछली सीटों पर बैठते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जो असेंबली में देखा, जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ती हुई, और जनाब चेयरमैन, आपके वालिद साहब जहां आप एक आइन की किताब उठा के जब वो बोलते थे तो कोई स्पीकर उनको नहीं रोकता था, कायदे और कानून को सुना जाता था। और ये रिवायात बदकिस्मती से अब खत्म हो चुकी हैं। मैं भी उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि शायद ये हालात देखकर अगला मुझे अल्लाह हिम्मत दे कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, क्योंकि काफी हो गया है। इस मुल्क में जो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसका मोटो है कि यहां पे कानून की बरतरी होगी, इंसाफ होगी, और अभी हमारी मोहतरमा शंदाना साहिबा ने हजरत अली के कोट किया, उनका फरमान था कि सच्चाई और इंसाफ 2 सतून हैं। काफिर की हुकूमत में अगर होंगे तो वो चलेगी, और मुसलमान की हुकूमत में अगर ये असूल नहीं होंगे तो नहीं चल सकती। तो जनाब स्पीकर, यहां पे अब इतनी उम्र के हिस्से में आके अगर पार्लियामेंट में मैं इस डिबेट करूं बजट पे, तो वो तो मुझे भी पता है कि बजट क्या है और क्या होता है, क्या नहीं होता। और 3.5 घंटे की तकरीर अगर फिनांस मिनिस्टर पे मैं तबसरा करूं तो वो भी 5 मिनट में नहीं हो सकती। मैं आपका सब्र का इम्तिहान नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना कहना पड़े मुझे कि आप वाइंड अप करें। तो मैं इंतहाई मुख्तसर, जो एग्रीकल्चर 80% आबादी है, जो प्रोफेशन है, उसमें कोई ऐसी चीज बजट में नजर नहीं आई। खादें वही महंगी, कोई हम अपना बजट में जिम्मेदारों की तरक्की के लिए कोई प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोई वाटर मैनेजमेंट, कोई नजर नहीं आया। और ना ही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च सेंटर बंद किए जा रहे हैं भावलपुर के। तो ये तो एग्रीकल्चर है। और सबसे बड़ा हमारा कॉटन और इसका कॉटन का जो हमारा सेंटर था रिसर्च का कराची में, वो भी अमेरिकनों को दे दिया गया। तो आप सोचें कि जहां पे एग्रीकल्चर के साथ जो होता रहा या हो रहा है, तो हम बेबस मखलूक हैं। और रही सही एक जमीन और भावलपुर के सूबे से ताल्लुक रखने वाला आदमी कि जो सबक दिया जाता है कि जी हमारा सूबा बनाओ, हमारा प्रोविंस बनाओ, जो प्रोविंस नहीं बन सकता। इस आइन में अगर मुतफिका आइन जिसको कहते हैं, 2 भावलपुर के MNAs के दस्तखत नहीं है, जनाब मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी और जनाब मियां निजामुद्दीन हैदर साहब के, क्योंकि उन्होंने भुट्टो साहब से सिर्फ एक ही मुतालबा किया था कि आप आर्टिकल 1 में इनकॉर्पोरेट कर दें, जहां आप फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दें कि आफ्टर 100 ईयर्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट भावलपुर पे डिस्कस करेगी और सूबा बनाने के लिए सोचेगी। तो जब आइन में आर्टिकल 1 में है ही नहीं, तो उस पे ये नंबर बनाने के हम सूबे बना देंगे, तो अब आप फाटा को सूबा बना देते ना। अगर इस आइन में आपके अख्तियार था तो फाटा तो सबसे ज्यादा सूबा मांग रहा था, और आप बना सकते थे अगर इस आइन में गुंजाइश थी। इस आइन में गुंजाइश ही नहीं है। जब सूबों की अल्ट्रेशन है, आप डेरा इस्माइल खान को पंजाब से मिला दें, भावलपुर को सिंध में मिला दें, जैसे फाटा को आपने मिला दिया फ्रंटियर में, तो ये आईनी तकाजे को जो जब पूरे ही नहीं है तो ये फ्रॉड किया सूबों वाला। तो मैं, क्योंकि मुझे गलत फहमी है और मैं पिछली सदी के आदमी और पिछली सदी के पार्लियामेंटेरियंस को पढ़ता रहा, और पंजाब असेंबली में जब आया तो मैं उस वक्त जो पंजाब से 1935 के बाद में जब लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था तकरीरें कि पार्लियामेंट में पहले पार्टीशन से क्या था, तो रो पहोब सिंह जैसे स्पीकर जो उस वक्त पंजाब असेंबली में होते थे,
जिनसे पता चलता था कि क्या हालात थे पंजाब में और कैसे पाकिस्तान की तहरीकें बढ़ रही थी, तो आज तो ना कोई लाइब्रेरी में जाता है स्पीकर साहब, और ना ही जाके कोई पूछता है, ना कानून और ना कायदा और कानून इस ऐवान का, ना ही पता है कि स्पीकर को कैसे ओबे किया जाता है, और ना ही पता है कि मेरे टाइम की जब पाबंदी होती है तो स्पीकर की आवाज जो है वो भारी होती है, उसको आपको तामील करनी होती है। तो मुझे ये गलतफहमी है, बड़े बुजुर्गों के साथ रहे और किरदार सच्चाई और इंसाफ और करबला पढ़ा, करबला सोचता हूं, करबला पे अमल करता हूं। जिसने करबला नहीं पढ़ी और करबला नहीं सोचा वो इंसान नहीं है। वो दरबारी नशीन तो हो सकता है, दरबारों का पैरोकार तो हो सकता है, खुशामदी हो सकता है, किताबें मार सकता है उठ के। क्या बात कही स्पीकर साहब, अफसोस होता है कि जब पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान का ISPR का जनरल कहे कि फौज सियासत में दखल नहीं देती, और जब नेशनल असेंबली का स्पीकर कहे कि मैंने किसी वजीर को नहीं देखा शोर मचाते हुए न किताबें मारते हुए, जनरल स्पीकर शर्म से सर झुक जाता है और फैसला किया है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब का साथ देने के लिए इस वक्त सियासत में हूं। मैं छोड़ देता सियासत, मैं रिजाइन कर जाता, लेकिन लोग समझेंगे कि इनका लीडर बाहर है, ये भाग्य है। मुझे अल्लाह हिम्मत दे कि मैं आप कब्र में जाने तक मुस्लिम लीग में ही रहूं और मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ साहब के साथ रहूं। किरदार सबसे बड़ी चीज है, दरबार नहीं। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ उस पिसे हुए तबके की बात करना चाहता हूं बजट में, चोलिस्तान और बहावलपुर के गरीब लोगों की, जिनकी आवाज दब गई जबकि यहां मार्शल लॉ लगी और यहां दरिया बिक गए। चोलिस्तान का दरिया जिसकी एक एक बूंद की जरूरत थी, और आज वहां पे चोलिस्तानियों के लिए पानी नहीं है, फ्लड वाटर सप्लाई है। जनाब स्पीकर, हैरान होता है आदमी का, मतलब इस पॉलिसी को बदल दो कि कौन सा ऐसा दरिया है जिसमें फ्लड आता है और चोलिस्तानियों को पानी मिलता है। जब वो पैसे 4 आने दे दें तो जनाब स्पीकर चोलिस्तान में फ्लड आ जाता है, चोलिस्तान की नहरें चल पड़ती हैं, और नहीं तो फिर खुशकसाली है। हमारा पानी की मैनेजमेंट वो हमारे जिम्मे थी। जब नवाब ऑफ बहावलपुर ने हैंडओवर की थी ये स्टेट, तो उसने कहा था कि बहावलपुर के पानी की रेगुलेशन जो है वो चीफ इंजीनियर बहावलपुर करेगा, क्योंकि दरिया हमारा बांध हुआ था, लेकिन वो आपने रेगुलेशन दे दी मुल्तान के चीफ इंजीनियर को। आप उसी के साथ कहते हो कि हम सूबा बनाए। वो मुल्तान वालों से अगर हम मिल गए, हम तो कैसे मर जाएंगे। मुझे तो सरायकी सूबा कबूल ही नहीं है। अगर मैंने अपने लोगों को लीड करना है तो मैं सिर्फ भावलपुर के हकूक की बात करूंगा कि हमें वही हकूक मिल जाएं कि एक चोलिस्तानी की बाइज्जत चरागाहें वो आप खाली करें। अगर हुकूमत के एक बड़ा इदारा जिसका मुकद्दस इदारा नाम ले तो कल बाहर जाकर गोली लग जाएगी। जो हो रहा है साफियों के साथ, जो हो रहा है जजेस के साथ, जो हो रहा है पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, हम आजादी की बात करें, हक की बात है, तो हमें 3rd डिग्री जो है वो फेस करनी पड़ती है। आज चोलिस्तानियों के टोबे जो हैं पानी के, चरागाहों के, उनके इर्द गिर्द जमीनों पे कब्जा हो गया है, और बगैर किसी पॉलिसी के या तो उसको डिक्लेयर करें कि जंगलात का इलाका है, या तो उसको डिक्लेयर करें कि यहां पे हमने जंगल लगाना है, जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है दरख्त लगाने की। मजा तो आया ना कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, लेकिन अगर दरख्त ही लगाने हैं तो चोलिस्तान में भी तो लगाओ ना, कहां जहां सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के ठीक करने की जरूरत है वहां पे। अब हाउसिंग स्कीमें अगर बनती हैं तो वो भी चोलिस्तान की जमीन डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के लिए, और फिर भावलपुर के आधे इलाके में पाबंदी लग गई है कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, लिहाजा आप जमीन ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, और 4 दीवारी भी नहीं बना सकते। जनाब स्पीकर, मुझे फोन आया गुजरांवाला से कि हम जी आपको दावत देते हैं कि गुजरांवाला से आप इलेक्शन लड़ें। जब पिछली स्पीच मैंने की तो मैंने कहा आपके इतने मोतबर MNAs हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी जमीनें जो 2-2 करोड़ का एक एकड़ है गुजरांवाला के साथ, वो डिफेंस हाउसिंग ले रही है और हमें 2-2 लाख रुपया मिल रहा है। तो आप कम से कम बात तो करते हो, तो हमारी ये बात कोई नहीं कर रहा।
तो जनाब ये जमीनों के कब्जे बड़े इदारों से छुड़वाएं, हमारी चरागाहें जो हैं बहाल करें चोलिस्तानियों की, चोलिस्तानियों का पानी का हिस्सा दें, चोलिस्तानियों को अपना हकूक जो है वो बेचारे उनका तो ये हालत है जनाब कि इसका हल्केबंदी भी ऐसे की गई है कि जो सिर्फ हुकूमत के अलापेंगे, जो इनके हाशिया बरदार होंगे उनको वोट दिलवाने के लिए चोलिस्तान का एक हल्का बनाया जाता है, और उसी इलाके में जो लोग 40% वोट अपने चकूक में नहीं ले सकते, 80% वोट चोलिस्तान का उनको मिल जाता है। तो ये इलेक्शन का अगर यही प्रोसेस रहे और हर इलेक्शन में अगर ये हो धांधली कि जनाब अफसरान जो हैं 30-30 लाख रुपया लेके और हमारे नीचे एमपीएस को डराते फिर रहे हैं और लोगों को तंग करें, जमीन उनके लिए तंग करें और हमें हराने के लिए, जनाब स्पीकर हमारे रूल्स हैं। मैं चोलिस्तान का सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैंने वहां मेरा वो हल्का भी नहीं है, मेरा उससे मेरी रूह है, मेरी रूहानियत है, मेरे बुजुर्गों के दरबार, हम वहां पे लोग हमें पीर भी कहते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। मेरे बुजुर्गों का वो शादियों में जो सेहरा गाया जाता है, साढ़े बेड़े आया पीर मुराद, वो मेरे बुजुर्ग थे। लोग इबादत समझते हैं उनका जिक्र करके। तो जब मैं उस रूह की बात नहीं करूंगा, अपने जिस्म की उस रूह की बात नहीं करूंगा जिस धरती से मैंने जन्म लिया है, और उस धरती पे काबिज हो जाएं वो इदारे जो पाकिस्तान का सबसे इदारा, मुझे गलत फहमी है कि पार्लियामेंट जो है ये सबसे सीनियर तरीन इदारा है, रेगुलेट करता है जो सब इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, आर्म्ड फोर्सेस को, और उसका मेंबर अगर बात अपने इलाके की करे तो उस पर कमेटियां बैठती हैं कि पर्चा दर्ज करो, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी हो गई है। गद्दारी हमने की है, हम तो जिम्मेदार हैं, हमने तो धरती से मोहब्बत है। मैं तो अपनी धरती को नहीं बेचता। आप अगर जंगों के फैसले करते हैं, किसी सियासतदान ने पाकिस्तान की जंग का फैसला नहीं किया, किसी पाकिस्तान ने कोई तंजीम दहशतगर्द की नहीं बनाई, किसी सियासतदान ने आज तक, अभी आप बाकियों के गोशवारे आने दें, जैसे अब्बासी साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के और आर्म्ड फोर्सेस के जनरल्स के इनके आप गोशवारे मंगाएं, हमारे जिस तरह छपते हैं गोशवारे छपवाएं, जरा पता चल जाएगा कि सियासतदान करप्ट है या कौन करप्ट। अगर साफी बात करे तो उसको एयरपोर्टों पे जाके आप धमकाते हो, नवाज शरीफ के घर पे जाके 4 लोफर खड़े कर देते हो गालियां देने के लिए। तो जनाब स्पीकर, काश इस अल्लाह के रब्बुल इज्जत के बड़े नामों के नीचे मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह करे इन बेंचों में बैठने वाले में कभी अगर अपने जात के लिए, इस इदारे के लिए सोच लिया, तो फिर ये लोग जो एयरपोर्टों पे और सियासतदानों पे स्याहियां फेंकनी और एहसन इकबाल पे गोलियां चलवानी, ये फिर नहीं कर सकेंगे। इनको अगर हिसाब आ गया और अवाम मेरी वारिस अगर बन गई और उन्होंने देखा कि मेरे नुमाइंदे के साथ ये हशर हो रहा है, तो फिर ये कभी ये नहीं चलेगा। मैं आपका देख रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं आपके इम्तिहान नहीं लेना चाहता, आप हमारे उस्ताद के बेटे हैं। तो मैं इसी पे खत्म करता हूं जनाब स्पीकर, वाइंड अप करता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों को अलग करे, ये इज्जत दे कि कोई मिसाक जमहूरियत बनाए और इस इदारे को तकरीम दे, इसको इज्जत दें, इसकी बाकी इदारे जो हैं उनको इनके पाबंद करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।